मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीच्या या कोऱ्या करकरी भागात मी निकिता बागवान आणि मी प्रथम आपल्या आपल्या सर्वांचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. हॉलिवूड, मॉलिवूड, टॉलिवूड किंवा एनीवूड तिथील गॉसिप आणि एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज किंवा ट्रिव्हिया किंवा असो किंवा असो म्युझिकची धमाल आणि ट्रेंडिंग टॉपिक्स या सर्वांची खुमासदार खिचडी घेऊन आम्ही आलो आहोत. बॉलिवूडचा हंक म्हणजे जॉन अब्राहमने डी सह्याद्रीशी मारल्या एक्सक्लुझिव्ह गप्पा. त्याची फिल्म डिप्लोमॅट असो, त्याचा कमालीचा फिटनेस असो किंवा चर्चा असो जिओ पॉलिटिक्स बद्दल, जॉनने आपल्या फॅन्ससाठी दिली ही खास मुलाखत. One glance at his filmography tells you how he is positioning himself both as a performer as well as a producer, especially with the films that come out of his stable under his banner. They kind of make that clear cut distinction, that stark contrast that separates movies from cinema. Joining me now, John Abraham. John, thank you so much for joining us. थैंक यू प्रथम, थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। जॉन, किस तरह से देखते हैं अपनी फिल्म को? यहाँ पर देशभक्ति दिखाई गई है, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यहाँ पर चेस्ट थंपिंग नहीं है। यहाँ की देशभक्ति इसमें इन्वॉल्व है कि आप पॉजेस कहाँ पर लेते हो, आप रुकते कहाँ पर हो। भरपूर डायलॉगबाजी यहाँ पर नहीं है, नहीं मारपीट है। हालांकि आपका कैरेक्टर जो किरदार है वो लार्जर देन लाइफ दिखता है, बट वो मारने के लिए उत्सुक नहीं है, वो पॉजेस लेने के लिए उत्सुक है, वो स्ट्रैटेजाइज करता है अपने माइंड में। तो एज अपोज टू द लार्जर देन लाइफ देशभक्ति जो हम देखते हैं बड़े स्क्रीन पर, और ये देशभक्ति जो आपके फिल्म के थ्रू दिखाई गई है, कैसे देखते हैं डिफरेंस को? जी, मैं क्रेडिट तो शिवम नायर को देना चाहूँगा। वो हमारे डायरेक्टर है और हम स्टार्ट से बहुत क्लियर थे कि ये जो कैरेक्टर है जेपी सिंह का, वो डिप्लोमैट है। डिप्लोमैट्स मारते नहीं किसी को। अपने डायलॉग से सिचुएशन को संभालते हैं। तो वो स्टार्टिंग से हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम लोग इस कैरेक्टर को सटल रखेंगे। वो अपने एक्सप्रेशन से, अपने साइलेंसेस से सिचुएशंस को समझता है, फिर कंट्रोल करता है, फिर देखता है कि डिप्लोमेसी क्या होता है। एक्चुअली डिप्लोमेसी एक शतरंज के गेम की तरह होता है। आप 10 मूव आगे सोचते हो, यू नो। अगर आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा। इसलिए इस फिल्म में भी अगर आपने देखा है, जैसे आपने देखा है डिप्लोमैट को, वो जो ताहिर है वो आगे के दरवाजे से आता है, उज़्मा पीछे के दरवाजे से बाहर जाती है, वो रुकता है, उसको डायलॉग के साथ उसको रखता है वहाँ पे, जब तक वो वापस स्टेटमेंट दे के वो वापस आ जाती है। फिर वो बोलता है कि चलो अपना नंबर दे दो, फिर हम लोग बात करेंगे चाय के ऊपर। सो दैट इज़ डिप्लोमेसी। तो मेरे ख्याल से इस फिल्म में उसकी एक्शन की ज़रूरत नहीं थी। एक्शन, आइटम नंबर्स, गाने, ये सब इस फिल्म में रखना फिजूल था। तो हमने डिसाइड करा स्टार्ट में, और डायरेक्टर मेरे बहुत ही क्लियर थे कि हमें एक ईमानदार फिल्म बनानी है और हमें ईमानदारी से इसको परफॉर्म भी करना है। दैट्स व्हाई वी हैव द डिप्लोमैट। जो फिल्में आपके प्रोडक्शन हाउस से निकली हैं, आपके बैनर के अंडर हैं, उनमें एक दम ये भी है कि एक सूत्रता है उनमें। ये सूत्रता है कि देशभक्ति की, लेकिन वो देशभक्ति अलग अलग पहलुओं में दिखाई गई है। जॉन, ये क्या कॉन्शियस एफर्ट है आपके पार्ट पर कि देशभक्ति का नारा तो हो लेकिन उसमें विविधता भी उतनी ही हो? एब्सोल्युटली। जैसे डिप्लोमैट में अभी देशभक्ति का ये मतलब नहीं है कि जैसे आपने कहा चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज्म। तो मैंने पहले भी कहा है कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे देश को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इस फिल्म में हमने वही किया है। अगर आप इस फिल्म में वकील को देखोगे, द डिप्लोमैट में नून सैयद जो कुमुद मिश्रा प्ले कर रहे हैं, या आप जज को देखोगे इस फिल्म में, दे आर ऑल गुड पीपल, ये अच्छे लोग हैं। इनके डिसीशंस के वजह से उज़्मा वापस घर आई जी। और सुषमा जी ने वही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जेपी सिंह सर ने वही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने हमें हेल्प किया। तो जिंगोइज्म एक अलग बात होती है जहाँ आप चिल्लाते हो कि हमारा देश बेस्ट है और सारे देश बेकार है। तो हमारी फिल्म वो नहीं है। और मेरे जितने सारे फिल्म्स हैं, बी इट मद्रास कैफ़े, परमाणु, बाटलाओ, जो भी फिल्म्स है, हमने कभी ये नहीं दिखाया कि वी हैव नॉट गॉन ओवर द बोर्ड। सारे कैरेक्टर्स को हमने एक ही पहलू में रख के कंट्रोल करके दिखाया है। जॉन, जैसे आप बात करते हैं तो समझ में आता है, झलक आता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास MBA डिग्री है। वो गणित हो प्रोडक्शन का या फिर डायरेक्शन का या एज अ परफॉर्मर, वो दिखता है, वो झलकता है। आप जियोपॉलिटिक्स भी अच्छी तरह से समझते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें एक इंटेलिजेंट परफॉर्मर के लिए कितनी ज़रूरी है? हालांकि जब बॉलीवुड की चर्चा होती है, अक्सर क्रिटिसिज्म ये आता है कि बॉलीवुड के लोग स्टडी नहीं करते। उस दायरे में आप बहुत ही अलग दिखते हो, स्टैंड आउट करते हो।
ये कैसे करते हैं आप? प्रथम, इस फिल्म में द डिप्लोमैट में अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज है और अगर आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात भी नहीं कर रहे हो और अगर आप चल के अंदर आ रहे हो, जैसे इस फिल्म में मैं उज़मा के सामने आता हूँ या इंटरोगेट कर रहा हूँ या सुषमा जी से बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, ऑडियंस को दिखता है कि उसके माइंड में कि इसे पता है कि काबुल में क्या हुआ उसके साथ, एम्बेसी में, या देश के बारे में इस आदमी को पता है। इवन इन रियल लाइफ लोगों को पता है कि जॉन इब्राहिम जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो व्हेन यू कम ऑन स्क्रीन, अगर आप एक कैरेक्टर लेके आते हो स्क्रीन पे एज अ डिप्लोमैट, तो ऑडियंस को पहले से पता होता है कि नहीं, इसने ये ज़िंदगी जी है, सो दे आर कन्विंस्ड। अगर आप क्लूलेस हो और अगर आपने कहीं पास्ट में जैसे, और उनकी गलती नहीं है कि हर एक्टर को जियोपॉलिटिक्स में के बारे में जानना उनका ये कुछ ड्यूटी नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हो तो इन फिल्मों के लिए आपका बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। When did it first occur to you, John, that you have to move, you must move miles away from the popular image? And when I say this, in this day and age, when people are running after persona and personality, they often capitalize on it in terms of positioning themselves as far as the market forces go. Was that always a plan to take the producer and the performer? He should take precedence over the personality and the persona. I think you answered the question in your question. I think, yes, that was always a plan that existed in my head. When I got into films, Pratham, and I'll take you back, when I started films, I was influenced by a film called Schindler's List. So you can imagine where I started from in my head. Then, of course, the physicality, the persona, the hero took over. But the plan was always to go back to being the producer and the actor and the performer that one would always dream of being on the screen. And for some strange reason, I thought maybe that would have happened in Madras Cafe or Parmanu, but I think The Diplomat has been a quantum leap for me in terms of the nuances in the performance and the subtleties in the performance. So I'm grateful. I think it's finally started taking shape. Was it difficult there for John to move up, as I said in my first question, the glam of it, the peripheral stuff of it, and then positioning yourself as someone who cares for cinema, who cares for storytelling, the way it should be told? I think it was more difficult for the audience to accept me rather than for me to do it. So for me to do it was a process. I love doing it. Like Diplomat, for example, I went through workshops, tried to convey to you as an audience what I'm seeing in my silences, which is very important. The subtleties of the performance, the nuances of the performance, all that was very important. Would I want to go away from the glam and the persona to just the performer? The answer is no. Balance it. Do both. So you have the performances in films like The Diplomat, but you also have the glam quotient and the persona in a film like Pathaan, where I'm playing Jim. Yeah. So balancing both out is very important. But as a producer, to do films like the ones I've done, that's very important. To do those meaningful films where, like you as Pratham, when you go and see a film and you say, यार जे एंटरटेनमेंट की फिल्म है, there has to be something different, नहीं तो वो नहीं करेगा, वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा. Absolutely. That is very important, and that perception. Not only do I want to create, but I want to follow it up with my action in films. John, when you talk about striking that balance, does it come by design or it is by default? It actually comes by design, because you like scripts. Like suppose I like a script, like say for example, I want to do Garam Masala Part 2. If anybody heard me, they'd be like, of course you should be doing that. You'd be crazy not to do that. It's fun, you know. But I'd say I want to do, like my next film is Tehran. It's a geopolitical space, but it's a human story. And if I tell them that, no, I want to do a film like this, they'll say, of course, you must do a film like this. Now, I'm catering to two different audiences. A Garam Masala audience may not necessarily want to see a Tehran. A Tehran audience may or may not necessarily want to see. Yeah, there could be a subset there. Yeah. Correct. But how do you cater to them happens by design.
John, since you have studied this character and then embodied this character, what is the significance of diplomacy for India? How do you see it? What was your study material? Are we different on the global stage when we drive a certain narrative, the positioning of the country, the way we deal with other countries? Are you hopeful? I think this is the first time, if I may put it, post Russia Ukraine, or let me put it post Russia Ukraine, the war, that we have shown the world what we are, and we've shown the world that we have to look after our own people, and we have the best diplomat in S. Jaishankar. And I think the way he speaks and the way he kind of presents his point and the way we as a country, and he particularly, schools the West and tells them to mind their own business, is India standing up for itself. India's never stood up for itself in the past. You know, we've always been subservient to what is happening, or we've always been collateral damage to what is happening. India is standing up now, and India is saying, we are India, we are going to manage, we don't need your help, we don't need you to tell us what to do. Yeah. We don't need the West to tell us about Western values. We've got our own values, and our own values are far more ancient than any of the West values. So don't teach us anything. Don't teach us who to buy from. Don't teach us who to give to. We know what we're meant to do, and we will tell you what to do. That's what the new India is. जी, मेरा आखिरी सवाल जॉन, जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, ये साफ झलकता है कि आप रूटेड रहना चाहते हैं, स्टोरीज दैट आर रेलेवेंट, जिसको बोलते हैं कि हाइपर लोकल स्टोरी रखना चाहते हैं. आपकी पर्सनालिटी के थ्रू भी वो झलकता है. अभी जो एक परिषद हुई जहाँ पर आपने कहा की मला फार गर्व वाटतो की मी मराठी मुलगा आहे, मी महाराष्ट्राचा आहे. तर हे जे रूटेडनेस आहे, दिस रूटेडनेस जो आता है, कितना रेलेवेंट होता है एज अ परफॉर्मर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन? रूटेडनेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. तो मेरे लिए मेरा तो रूटेड बनना तो बाय डिफ़ॉल्ट ही था, क्योंकि मैं कोई अमीर घराने में तो बड़ा नहीं हुआ हूँ. तो मेरे लिए, जैसे मैं सबसे कहता हूँ, मेरे लिए 1 रुपी इज स्टिल 100 पैसा. तो रूटेड रहना मेरे जहन के अंदर ही है. और एज एन इंडियन मैंने इंडिया को काफ़ी देखा है पास्ट में, थ्रू बम ब्लास्ट, थ्रू राइट्स. मैंने देखा है इंडिया को, हमने कैसे प्रोग्रेस किया है. एक ज़माना था प्रथम, जो मैं बता सकता हूँ आपको, कि जब भी हम इंडियंस बाहर जाते थे, पासपोर्ट को ऐसे घुमा देते थे हम लोग, सो दैट पीपल डोंट सी वी आर इंडियंस. आउट ऑफ शेम? आउट ऑफ शेम. ये कोई एडमिट नहीं करेगा. ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ मैंने नहीं किया है, बट आई एम टेलिंग यू पीपल यूज्ड टू डू दैट. पासपोर्ट का कोई वजन ही नहीं था. वजन ही नहीं था. लेकिन आज के तारीख में हम लोग पासपोर्ट सामने रखते हैं, बोलते हैं वी आर इंडियंस. तो फ़र्क ये है. सो आई थिंक एज एन इंडियन, और एक मिडिल क्लास होने के नाते, मिडिल क्लास मेंटालिटी होने के नाते, आई थिंक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे रेलेवेंट स्टोरीज़ अपने ऑडियंस को बताओ, क्योंकि जो हमारी ज़्यादातर ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है. ये अमीर जो है बहुत कम है. जो ऊपर रहते हैं उनको खुद पता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ रेलिवेंट टू अस, और उनके लिए मैं ये स्टोरीज़ बनाता हूँ. जॉन, उम्मीद करते हैं आप ऐसी ही बेहतरीन स्टोरी सबके सामने लाए, जो एक जज्बात दिखाए, और सो जो स्टोरी जो है वो रेलेवेंस भी दिखाए. Correct. एज अ परफॉर्मर, एज अ प्रोडक्शन हाउस, एज अ पर्सनैलिटी दैट यू आर. थैंक यू हमसे प्रथम. बात करने के लिए. थैंक यू. बॉलिवूडचा सुपरस्टार सिंघम म्हणजेच अजय देवगणने या महिन्याच्या 2 तारखेला केला सेलिब्रेट आपला 56वा वाढदिवस. वेल, कपिल शर्मा म्हणजे कॉमेडी किंग आणि अजय देवगण करतात त्यांचे बर्थडे शेअर. म्हणून मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीकडून त्या दोघांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छा. बॉलिवूडमध्ये सिंघम अशी छाप पाडणारे अजय देवगण यांचं खरं नाव आहे विशाल वीरू देवगण. आणि एवढंच नव्हे तर तुम्हाला माहित आहे का, अजय देवगण कडे आहे टायकोंडो मध्ये ब्लॅक बेल्ट, आणि या स्किल्सचा वापर ते करतात आपल्या फिल्म्सच्या ऍक्शन सिक्वेन्सेस मध्ये. आता ऍक्शन बद्दल जर आपण बोलत आहोत,
तर अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. अजय देवगणचे बाबा म्हणजे वीरू देवगण आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये स्टंट कोरिओग्राफर आणि ऍक्शन डिरेक्टर सुद्धा होते. अजय देवगण यांनी आपल्या आडनावामध्ये काही फेरफार केले, स्पेलिंगमध्ये काही बदल केले. असं जरी झालं तरी देवगण हे मराठी आणि हिंदीमध्ये सेमच राहिलं, देवगण. तसेच या महिन्याच्या 3 तारखेला विक्रांत मॅसी, सिंगर हरिहरन आणि प्रभुदेवा करतात आपले वाढदिवस शेअर. त्यामुळे मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीकडून ह्या तिघांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आप जैसा कोई मेरी एक सेकंड, जिंदगी- निकिता, काय चाललंय? प्रथम तुला माहित आहे काय गाणं कोणाचं आहे? हो, स्वर्गीय प्लेबॅक सिंगर नाझिया हसन यांचं. आणि ते आपल्या या दूरदर्शनच्या स्टुडिओलाही येऊन गेले हो, आहेत. त्यांनी भेट दिली होती. वेल, त्यांचा सुद्धा वाढदिवस 3 एप्रिलला साजरा होतो. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए. सलमान खानचा सिकंदर. तर सलमान खानचा चित्रपट आणि ईद हे जणू एक समीकरणच बनून गेले आहे. तर भाईजान सलमानने या ईदला घेऊन आला आपल्या सर्वांसाठी सिकंदर. ए.आर. मुर्गदोस दिग्दर्शित आमिर खानचा गजनी तुम्हाला आठवतो का? तर मुर्गदोस सलमान, रश्मिका मंदाना, बाहुबलीमधील कटप्पा म्हणजे सत्यराज आणि शर्मन जोशी यांना घेऊन एक विचित्र कथानक मांडले आहे. फिल्मची लीड ऍक्ट्रेस म्हणजेच रश्मिका मंदाना बद्दल बोलायचं जर झालं तर तिचा वापर फक्त एक शोपीस म्हणून केला आहे आणि तिची डायलॉग डिलिव्हरी सुद्धा फार निराशाजनक वाटते. त्यामुळे आम्ही त्याला देत आहोत 1 स्टार. तर आता येणाऱ्या आठवड्यात आमची, तुमची आणि आपल्या सर्वांची नजर असणार आहे बॉलिवूडच्या या अपकमिंग मूवीज आणि OTT शोज वरती. नक्कीच निकिता, 10 तारखेला येतोय बॉलिवूडचा 2.5 किलोचा हार म्हणजे सनी देओल यांचा जाट हा चित्रपट. लगा है शाम के साये में वो आता है और रोशनी से पहले गायब हो जाता है, पर ये पता है उन 12 घंटों में जितने मिनट्स होते हैं उससे कई ज्यादा हड्डियां वो तोड़ चुका है. शैतान है क्या? नहीं, शैतान नहीं, तो भगवान है. मैं जाट हूं, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता. त्यासोबतच प्यार का पंचनामा हॉट गर्ल म्हणजेच नुसरत भरूचच्या दिसणार आहे तिच्या हॉरर अवतारामध्ये विथ छोरी 2. प्रथम, तुला विकी कौशलच्या छावा चित्रपटातलं म्युझिक कसं वाटलं रे? निकिता, साक्षात A.R. रहमाननी म्युझिक दिलं त्या अल्बमला. कडक, धमाकेदार आणि बॉक्स ऑफिसला हलवून सोडणार. हे तर आहे प्रथमचं मत. पण सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा रंगलेली आहे ज्यामध्ये फॅन्सला असं वाटतं की A.R. रहमानच्या ऐवजी जर याला म्युझिक दिली असती अजय अतुल यांनी तर एक वेगळीच मजा आली असती. नक्कीच. आणि यासाठी फॅन्सने बनवले काही एडिट सुद्धा. तर चला पाहूया. Shava should have had Ajay Atul music. They could have gone with Ajay Atul. They could have got Ajay Atul instead. Let's fix it. Lord A.R. Rahman is the GOAT, and we just need to spice up the score reimagining the feel with more Marathi essence. To reimagine the score, I composed an Ajay Atul style intro melodic royal piece and added pure adrenaline Jol Tashaz modifying and reimagining the score by Lord A.R.R. Also sampled a Shehnai Pangi melody from a song in Safira composed by G.V. Prakash Kumar.
तर असेच ट्रेंडिंग टॉपिक्स, एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज गॉसिप असो किंवा म्युझिकची धमाल. पाहण्यासाठी बघत रहा मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती.